economics. Actually, it is business economics and BCK. This is paper 4. Business economics and BCK. Business and commercial knowledge. Business economics is for 60 marks and BCK is for 40 marks. Then there are no two sections. Try to understand. There are no two sections like section A and section B in the paper. पेपर में मिक्स क्वेश्चन आएंगे. सो कभी वो बिजनेस इकोनॉमिक्स का हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बीसीके का हो सकता है, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स का, फिर बीसीके का, लाइक दैट. बट the weightage given by the institute is 60 marks for business economics and 40 marks for BCK, business and commercial knowledge. It is pattern is a not subjective but MCQ based. MCQ. So you will get overall 100 MCQs multiply by 1 mark each. Which is equal to 100 marks. ठीक है? With 0.25 negative marking. So MCQs है easy होता है MCQ solve करना always because you are not supposed to write anything. Try to understand. However, the most challenging thing is the negative marking, because if you get an answer wrong, it will decrease your marks. Try to understand. In your 11th and 12th, if you get wrong answer, your marks कभी decrease नहीं होते थे. But in CA Foundation, like paper 3 and paper 4 में मार्क्स कम हो जाएंगे. व्हाट डू बाय मार्क्स कम हो जाएंगे? एग्जांपल देता हूं मैं. ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल, मतलब आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल नेगेटिव मार्किंग क्या है. एग्जांपल, सपोज देयर आर 100 क्वेश्चंस, राइट? A student attempted 90 questions. Attempted, attempt किया, उसमें से सब करेक्ट रहेगा ऐसे नहीं. This is attempted. So can I say 10 questions are blank? You didn't attempt it. बराबर. 10 questions are blank. Of 90, you get 70 correct. And 20 incorrect. आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, मतलब आप उसके आंसर लिख के आए हो. आंसर लिखना मतलब वो करेक्ट होगा इसे नहीं, राइट? सो फॉर एवरी करेक्ट यू विल गेट 1 मार्क, 70 marks. If you leave it a blank, you will get 0 marks, 0. But if you attempt and it is wrong, you will get marks, but you will get negative marks for that. 0.25. So now your score is 70 basically, but because right, there are 70 correct answers. So ideally your score should be 70, but because of negative marking, 20 incorrect MCQs आपने attempt किए हैं,
वैसे देखा जाए 100 में से 70 करेक्ट है और 30 रॉन्ग है। 30 रॉन्ग है उसमें से 10 तो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, 20 रॉन्ग अटेम्प्ट किए। तो अगर आप नॉर्मल एग्जाम लिखते हो तो आपको 70 मार्क्स मिलेंगे। बट जहां पे निगेटिव मार्किंग है उसमें क्या हो जाएगा, फॉर 20 इनकरेक्ट क्वेश्चंस दे विल डिडक्ट 0.25। इट मींस they will deduct 5 marks. You will get marks, but you will get negative marks. So effectively your marks are 70. So incorrect attempt reduces your marks. Generally if you attempt the questions, या तो आपका स्कोर इंक्रीज होना चाहिए या सेम रहना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपका स्कोर कम होता है। फॉर एवरी 4 रॉन्ग अटेम्प्ट, राइट, आपका जो पॉजिटिव स्कोर है उसमें से 1 मार्क कम हो जाएगा। फॉर एवरी 4, 0.25, 0.25, 0.25, 0.25. If you attempt wrong 4 wrong questions, your 1 mark will be deducted. Another example और क्लियर होगा। सपोज किसी ने 95 अटेम्प्ट किया, हम बोलते हैं देखो मैंने अटेम्प्ट किया, कितने अटेम्प्ट किया, कितने अटेम्प्ट किया। ये अटेम्प्ट कितना किया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बेसिकली व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उस अटेम्प्ट में से करेक्ट कितने, एक्यूरेसी कितनी है। जहां पे भी निगेटिव मार्किंग होती है ना वहां पे एक्यूरेसी मैटर करती है, एंड जहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं वहां पे अटेम्प्ट मैटर करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अटेम्प्ट तो आप 100 के 100 करोगे, करना है तो आप अटेम्प्ट अगर 100 के 100 अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, एंड 100 के 100 रॉन्ग आते हैं, योर मार्क्स आर -25। अटेम्प्ट 100% है बट एक्यूरेसी 0% है। जितने आपने अटेम्प्ट किए सबके सब रॉन्ग अटेम्प्ट किए, तो योर मार्क्स आर -25। एंड अगर आपके 100 के 100 करेक्ट है, योर मार्क्स आर 100। सो योर मार्क्स रेंज, रेंज कोई भी डेटा की एक रेंज होती है। रेंज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, बराबर, मतलब सबसे दूर वाला पॉइंट या दूर से सबसे नजदीक वाला पॉइंट। ये रेंज हम यूज करते हैं मिलिट्री में। द वर्ड इज बोरोड फ्रॉम मिलिट्री। मिलिट्री में हम बोलते हैं कि राइट, जो मिसाइल है उसकी रेंज कितनी, मतलब कितने दूर तक जाएगा, एक्सट्रीम पॉइंट्स, यहां से कितने दूर जाएगा। सो दैट रेंज वर्ड इज बोरोड फ्रॉम द मिलिट्री साइंस। सो रेंज मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स, एक जो डिस्टेंस है या जो आपके पास है, यहां से मैक्स टू मैक्स कितने दूर जाएगा, तो रेंज हो जाएगी यहां से वो लास्ट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो यूर रेंज इज -25 to 100। -25 to 100 इज योर रेंज। इसके बीच में कहां पे भी गिर सकता है ऐसे। सबसे लोएस्ट है -25, सबसे हाईएस्ट है 100, उसके बीच में कितने भी मार्क्स आ सकते हैं। So try to understand, it is not attempt, it is accuracy that is mattered. अब ध्यान देना आगे। So 95 questions attempted, and suppose इसमें से 60 questions करेक्ट है, मतलब 35 इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए उसने, बराबर। थोड़ा मैं कैलकुलेशन के लिए इजी करता हूं। अगर ये 40 है और 55 है, मतलब 5 क्वेश्चंस उसने ब्लैंक रखे, he will get 1 mark for every correct answer, 55. He will get -0.25 for every incorrect answer, मतलब यहाँ पे 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे उसके। 10 ही ना, यस 10 मार्क्स डिडक्ट होंगे, यहाँ पे 0 मिलेंगे।
he will get 45. So sometimes if you're not sure about the answer, it's advisable not to attempt. Reason, if you attempt and if it is wrong, then you will get negative marks. And therefore, always remember, accuracy is more important than attempt. Accuracy is more important than attempt. ये प्रिंसिपल होता है जहां पे निगेटिव सिस्टम होती है. Is more important than attempt. हाँ, अब इंटर में भी सी इंटर एंड सी फाइनल में भी एमसीक्यू बेस्ड है. 30% एमसीक्यू बेस्ड है, बट वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं है. तो मैं आपको बोलूंगा वहां पे अटेम्प्ट इज मोर देन एक्यूरेसी. एक्यूरेसी ऐसे नहीं बोल सकता अटेम्प्ट इज मोर देन एक्यूरेसी, बट अटेम्प्ट एंड राइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बिकॉज अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप अटेम्प्ट करोगे तो एटलीस्ट आपके मार्क्स कट तो नहीं होंगे, आपको 0 मिलेंगे. सो इंटर एंड फाइनल लेवल पे जो 30% जितना पूरा सिलेबस है, जितने 800 मार्क्स का टोटल सिलेबस है इंटर एंड फाइनल में, उसमें से 30% मतलब 240 मार्क्स एट बोथ द लेवल्स आर एमसीक्यू बेस्ड बट विदाउट नेगेटिव मार्किंग. तब हम बोलते हैं कि आप अटेम्प्ट करो, चलो कुछ तो टिक मार्क करके आ जाओ. इफ यू नो द करेक्ट, रियली गुड. इवन इफ यू डोंट नो, कुछ तो मार्क करके आ जाओ, बिकॉज आपके डिडक्ट तो नहीं होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट इन फाउंडेशन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग एंड देयरफॉर राइट वन शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग की वजह से प्रॉब्लम ये है कि आपके मार्क्स, पॉजिटिव मार्क्स कम हो जाएंगे. सो यू मस्ट नो योर स्ट्रेटेजी. सो पहले जब पेपर आएगा तो जो पहले आपको जो जो आता है वो लिख लो पहले, एंड देन जो नहीं आता है उस पर थोड़ा एफर्ट दे दो. उनमें से कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, एंड फिर जो सॉल्व हो रहे उनके आंसर्स लिखो. जो सॉल्व नहीं हो रहे उनका कुछ भी मत लिख देना. अदरवाइज अटेम्प्ट के चक्कर में राइट आप मार्क्स गमा बैठोगे. ठीक है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ we are starting with business economics. Obviously we are starting with business economics, and before I start, I need some concepts to be very clear in respect of economics, and they are actually geometric concepts. लिख लेना. And these concepts are applicable in each and every point in your syllabus. Concepts. Number 1, positive and negative relation. Example, ध्यान देना, rain and harvest. If there is more rain, harvest will also be more. And if there is a less rain, a drought आता है, harvest will be less. The two things, rain and harvest, obviously in this example, ठीक है, rain is an independent variable and harvest is dependent. Everyone will agree with me. मैं आपको concept समझा रहा हूँ before I actually start teaching. I will be teaching economics in totally different way. ध्यान देना, क्या बोला मैंने?
whenever you are studying two things, obviously we are studying the relationship. Like rain and harvest, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो आप बोलोगे there are two variables, one is rain and another is a harvest, and of the two one has to be independent of other and other has to be dependent on the first. जो भी है rain, and now harvest depends on the rain, therefore I call rain as an independent variable and harvest as an dependent variable. Always remember we are studying demand function, supply function, production function, cost function, revenue function and profit functions. हम इतने सारे फंक्शन स्टडी करने वाले हैं। क्या आप बोलोगे सर ये तो आप जो चीजें बोल रहे हो ये तो सब चीजें लाइक डिमांड, सप्लाई, उसके बाद प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ऐसे 5-6 फंक्शन स्टडी करने वाले, दे आर डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स। तो इन सब में we are dealing with the relation between two variables. One will be independent of the other and the other is dependent on the first. So whenever you study relation between the two variables, one has to be independent, other has to be dependent. Your marks and your study, एग्जाम्पल आपको कम मार्क्स आते हैं तो योर पेरेंट्स कनेक्ट योर लेस मार्क विथ मेनी थिंग्स, आपकी स्टडी, आपका मोबाइल, आपने देखा होगा मोबाइल, या आप सुबह उठते नहीं, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो योर मार्क्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑल दोस थिंग्स. समझ में आ रहा है? तो एक चीज उठाई और आप उसको किस किस के साथ कनेक्ट कर सकते हो. योर मार्क्स आर ऑल्सो कंपेयर विथ सम शर्मा जी लड़का, किसी और के लड़के के साथ आपके मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे या लड़के के साथ मार्क्स कंपेयर किए जाएंगे. सो दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश द रिलेशन. देख उसको कितने ज्यादा मार्क्स है, तुझे कम है, तू पढ़ाई नहीं करता. सो ऑब्वियसली जो भी एक चीज है उसको आप अलग अलग चीजों के साथ रिलेट करोगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोरोना, उसका इंपैक्ट आप बहुत सारी चीजों के साथ आप को रिलेट कर सकते हो. राइट, एग्रीकल्चर के साथ कर सकते हो, इंडस्ट्री के साथ कर सकते हो, सर्विस सेक्टर के साथ कर सकते हो. समझ में आ रहा है? देन आप कंस्ट्रक्शन के साथ मतलब सिविल कंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो. राइट, उस impact of the corona on different things, all those things got impacted because of corona is independent and all those things got impacted, they became dependent on the situation, pandemic. So try to understand, whenever we are talking about two things, right, we try to find a relation. Example, जब क्रिकेट की मैच होती है और आपने देखा होगा वो मैच स्टार्ट होने के पहले वो कमेंट्री वगैरह बहुत कुछ होता है, उसमें बोलते हैं टॉस इज वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट. सो द आउटपुट ऑफ द मैच इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द टॉस. कौन टॉस जीतेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द आउटपुट ऑफ द मैच एंड द टॉस. कोहली खेलेगा तो हम जीतेंगे. सो देयर इज अ रिलेशन. कोहली खेलेगा तो हम जीतेंगे, कोहली नहीं खेलेगा तो हम हारेंगे. रिलेशन है, एवरी जगह पे रिलेशन है, एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो वन इज डिपेंडेंट, अनदर इज इंडिपेंडेंट. सो योर स्टडी एंड मार्क्स, if you study more, generally you will get more marks, that is what it is said, and if you study less you will get less mark. So can I say study is an independent variable? Study does not depend on the marks depends on the study.
So there is a relation between the study and the marks. समझ में आ रहा है? Then what do you find when rain is more, अच्छा रेन होता है, रेनी सीजन अच्छा है तो हार्वेस्ट भी अच्छा होगा. अगर रेनी सीजन इतना अच्छा नहीं है तो हार्वेस्ट भी कम होगा. सो कैन आई से दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. एक इंक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा भी डिक्रीज. मूविंग इन सेम डायरेक्शन. मूवमेंट इज इन सेम डायरेक्शन. सेम डायरेक्शन. Movement in same direction. If it is in the same direction, we call there is a direct relation, there is a positive relation, right? इसको बोला जाएगा right directly related. यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन. बराबर. Similarly, if you study more, you will get more marks. If you study less, you will get less marks. There is a direct relation. They move in the same direction, and therefore there is a direct relation or a positive relation. So इकोनॉमिक्स में जो हम रिलेशनशिप स्टडीज करने वाले हैं, 7 to 8 रिलेशनशिप हम स्टडी करने वाले हैं इन फाउंडेशन लेवल. द रिलेशन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन और पॉजिटिव रिलेशन. एंड इफ आई प्लॉट ए ग्राफ, if we plot a graph, generally जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको y एक्सिस पे लिखा जाता है इकोनॉमिक्स में, एंड जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको x एक्सिस पे लिखा जाता है. दैट इज अ जनरल रूल्स. देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल, नो डाउट. जनरली बोल रहा हूं. तो between rain and harvest, independent is rain, so rain will be written on y axis. जनरली बोल रहा हूं, नॉट मैंडेटरीली. एंड यहां पे हार्वेस्ट और एग्रीकल्चर आउटपुट. ठीक है. लेस रेन, लेस हार्वेस्ट, मोर रेन, मोर हार्वेस्ट. medium rain, medium harvest, like this. So when the relation is a positive, try to understand. When relation is a positive, ठीक है, when relation is a positive, there are exceptions, ma'am. Economics always have exceptions. Someone has said, sir, there is a heavy rainfall. Heavy rainfall में there will be obviously problem, but that is an exception. Every law has an exception in economics. Every relation has an exception. मतलब ये हमेशा ट्रू होगा ऐसे नहीं है. लाइक अभी जो तूने बोला, सर इफ देयर इज अ हेवी रेनफॉल, आई विल से फॉर दिस देयर इज अ एक्सेप्शन. फॉर दिस रिलेशन देयर आर एक्सेप्शंस. व्हिच इज एक्सेप्शन? हेवी रेनफॉल. हैप्पी? वही मैं समझा रहा हूं एक एक चीज. बिकॉज मैं पहले बोल रहा हूं कि देयर इज अ रिलेशंस, हमें वो रिलेशन स्टडी करने, and obviously there will be some exceptions. For every relation there are exceptions, and therefore to avoid those exceptions we make some assumptions. इसलिए इकोनॉमिक्स में assumptions होते हैं. So मैं लिखूंगा if there is no heavy rainfall, then लिखा ही जाएगा ऐसे. इकोनॉमिक्स में ऐसे ही लिखा जाता है. Because for every relation there will be some exceptions. Because हम जो स्टडी कर रहे हैं वो स्टैटिक नहीं है, वो एवर चेंजिंग सिचुएशंस है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी आर स्टडिंग ह्यूमन नेचर.
तो ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर में राइट हर कोई सेम डायरेक्शन से नहीं सोचता है. There are some exceptions as well, and therefore for every relation there will be exceptions, and therefore we make assumptions to remove those exceptions. हम assumptions लेते हैं. Like मैं इसे लिखूंगा, assuming there is no heavy rainfall, with good rain there will be good harvest, with like less rain there will be less harvest. This will be my statement. आगे अब ध्यान देना. So what I'm trying to tell you, so if it is a direct relation, positive relation, मतलब दोनों same direction में move करेंगे, means when rain increased, harvest also increased. तो x एक्सिस पे भी अब ऊपर जा रहे हो, y एक्सिस पे भी ऊपर जा रहे हो. ऊपर या मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हो. And when rain decreased, harvest decreased. Are you getting my point? So this is called as left side of the graph, and this is called as right side of the graph. So you are moving upward. ये इसका स्लोप पॉजिटिव है. चढ़ान है तो उसको पॉजिटिव स्लोप बोलते हैं, और ढलान है उसको निगेटिव स्लोप बोलते हैं. सो अभी मैं एक ग्राफ समझा रहा हूं. इस ग्राफ में क्या क्या देखना है. पहली बात, राइट, विच इज लेफ्ट साइड. दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ, दिस इज राइट साइड ऑफ द ग्राफ. फिर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है. इफ इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन और a positive relation, curve is upward sloping. Curve is upward sloping. Always remember, whenever you say upward sloping curve, कोई भी upward sloping करो, we are going to study hundreds of curves. उसमें से जो भी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी, इन इट मींस जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे कमोडिटीज है, सर्विसेज है, गुड्स है, दे हैव पॉजिटिव रिलेशन. दे हैव विच रिलेशन? पॉजिटिव. मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा डिक्रीज. दे हैव पॉजिटिव रिलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, एंड जब पॉजिटिव रिलेशन होता है, कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, मतलब उसका स्लोप क्या रहेगा? पॉजिटिव. So I say this curve is upward sloping from left to right. क्या बोलता हूं मैं इसको? Curve is upward sloping from left to right. It has positive slope. It has which slope? Positive slope. Similarly, if I draw the graph for your marks, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा स्टडी, उसको y एक्सिस पे लिखा जाएगा, और जो डिपेंडेंट रहेगा योर मार्क्स, उसको x एक्सिस पे लिखा जाएगा. If you study less, you will get less marks. इफ आप मीडियम स्टडी करते हो तो आपको मीडियम मार्क्स मिलेंगे. अगर आप ज्यादा स्टडी करते हो तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. लाइक दिस. If you plot a graph and if you join those points, you will get a positive slope. You will get डायरेक्ट रिलेशन में आपको क्या मिलेगा? लिख लो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है. You will get a curve which is upward sloping. Curve which is upward sloping. Upward slope मतलब क्या? पॉजिटिव रिलेशन. मतलब ही क्या? राइट, स्लोप इज पॉजिटिव. मैं आपके ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको अभी समझ में आ जाएंगे. We must be in position to interpret the graph, interpret the diagram. क्लियर है? सो एक रिलेशन होता है पॉजिटिव रिलेशन, मतलब दोनों होंगे तो इंक्रीज होंगे, दोनों होंगे तो डिक्रीज होंगे. लाइक दिस. योर स्टडी इंक्रीजेस, मार्क्स आल्सो इंक्रीजेस. स्टडी डिक्रीजेस, marks also decreases. Positive relation. This is your left side of the graph.
This is your right side of the graph, and therefore you will say this curve is upward sloping. ऊपर जा रही है. Upward sloping from which side to which side? Left to right. It will have which slope? Positive slope. इसका slope क्या रहेगा? Positive. I know some of you must be knowing positive slope. Positive slope मतलब positive direct relation. ठीक है, आगे. Next. मैडम किसी ने लिखा है स्टडी इफ यू डिक्रीज द स्टडी, तो मैडम आप नीचे आओगे, बट द स्टिल स्लोप इज पॉजिटिव ना. आप नीचे आओगे ना, ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो आप जब देखोगे तो आप बोल रहे हो यार ये अपवर्ड स्लोपिंग है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ऐसी स्लोप है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप कर अगर ऐसे मिल रही है, आप यहां से इधर आओ या ऊपर जाओ, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग ओनली ना. आगे. नेक्स्ट. आगे. एंड यू डोंट नो ना विच इज न्यू पॉइंट एंड विच इज ओल्ड पॉइंट, ये भी आपको देखना होगा. आगे. सो मैं सिंपल बोल रहा हूं, रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो कर्व आपकी अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी. होंगे तो दोनों इंक्रीज होंगे, या तो होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे. नाउ अनदर एग्जांपल, राइट. ये आ गया पॉजिटिव रिलेशन का. अब निगेटिव रिलेशन का देखते हैं. एग्जांपल. हाँ, निगेटिव रिलेशन. Your time pass and your marks. Time pass and marks. If जितना ज्यादा टाइम पास उतने कम मार्क्स, या जितना कम टाइम पास उतने ज्यादा मार्क्स, ये आपके घर वाले भी बोलते हैं आपको. नाउ टाइम पास एंड मार्क्स. टाइम पास इज ए इंडिपेंडेंट बिट. आप बोलोगे सर टाइम पास डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, लाइक मेरे फ्रेंड अवेलेबल है नहीं है, मेरे पास मोबाइल है या नहीं है. सो यू आर कंपेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, यू आर कंपेयरिंग विथ योर मोबाइल, but I'm not comparing your mobile, your friends and time pass. I'm comparing time pass and marks. तो marks are dependent on the time pass. अब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट है वो कहाँ पे डिपेंडेंट रहेगा ना. लाइक एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोला कि रेन इज इंडिपेंडेंट बिटवीन रेन एंड हार्वेस्ट. एट द सेम टाइम रेन आल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स. लाइक आप कहाँ पे सिचुएटेड हो. अगर आप डेजर्ट में हो तो रेन तो कम ही रहेगा. बट अगर आप राइट आप पहाड़ी एरिया में अगर हो तो वहां पे रेन भी ज्यादा रहेगा. तो रेन, अगर आप रेन किसी और के साथ कंपेयर करते हो, समझ में आ रहा है, तो ऑब्वियसली रेन विल बिकम डिपेंडेंट एंड दैट विल बिकम इंडिपेंडेंट. सो अभी मैं दो वेरिएबल्स ले रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं कि हमेशा वो वेरिएबल इंडिपेंडेंट ही रहेगा. इफ यू कंपेयर दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल with someone else, maybe that become dependent. समझ में आ रहा है. So like ये स्टडी हमने देखा, स्टडी एंड मार्क्स आर डायरेक्टली रिलेटेड. तो यहाँ पे स्टडी इज इंडिपेंडेंट, बट योर स्टडी डिपेंड्स ऑन योर एटमोस्फियर एट होम. अगर आपके घर में एवरीवन इज करियर ओरिएंटेड, एवरीवन इज वेरी सीरियस, तो दैट प्रॉम्प्ट्स यू टू स्टडी मोर. दैट इज अ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. In that case, your study depends on the atmosphere at home. So atmosphere at home is independent and study becomes dependent in that case. And अगर आपके घर में ऐसे एटमॉस्फेयर नहीं है, हर कोई मूवी देखते बैठता है, हर कोई टाइम पास करते बैठता है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, अब उनको तो नहीं समझा सकते कि तुम लोग चुप बैठो. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अलग अलग सिचुएशन समझा रहा हूं मैं. ये आपके घर में राइट कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए दे डोंट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो उनके काम में रहते हैं. Maybe that can be reason for your less study. So now your study, which used to be independent when you compare with the mass, now become dependent when you are comparing with your atmosphere at home. Are you getting my point? So ऐसे मत बोलना कि हमेशा मतलब इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा.
your relationship, suppose I am in relationship with someone, the relation depends on many other factors. अगर वो रिस्पॉन्ड करेगी तो मैं रिस्पॉन्ड करूंगा, वो नहीं करेगी तो मैं नहीं करूंगा. पॉजिटिव रिलेशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स. मेरे पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं क्या, उसके पेरेंट्स एग्री कर रहे हैं क्या, हमारे फ्रेंड्स सर्कल सेम है क्या. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो खाली ये दोनों चीजें नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स विच इम्पैक्ट अस. सो अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं टाइम पास एंड मार्क्स का. जनरली हम बोलते हैं इफ आप ज्यादा टाइम पास करोगे तो आपके मार्क्स कम रहेंगे, राइट. एंड अगर कम टाइम पास करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा रहेंगे. सो दिस इज इंडिपेंडेंट नाउ इन दिस एग्जांपल. लाइक एग्जांपल आई मेनी टाइम से मेरे टाइम वो ये जो गेम्स थे नहीं थे. व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, गेम्स नहीं थे हमारे टाइम. वो एक दो गेम हुआ, वो सांप, ऐसे वो सांप चलता है, वो नोकिया के मोबाइल में आता था, स्नेक वाला कोई तो. एंड वो गूगल इंटरनेट बंद हो जाता है तो गूगल वालों का आता है, देखो वो ऐसे किसी ने देखा होगा. वो इंटरनेट बंद हो जाता है तो गूगल वालों के इधर एक गेम आती है, वो वही गेम थी हमारे टाइम. तो ऑब्वियसली आई समटाइम्स गिव क्रेडिट टू दैट एज वेल कि यार ये नहीं था इसलिए हमारी पढ़ाई हुई. सो माई टाइम पास इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द सोर्सेस ऑफ द टाइम पास. हमारे टाइम मोबाइल वगैरह इतने कॉमन नहीं थे. हमारे टाइम इंटरनेट नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, हमारे टाइम व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक था बट हार्डली यूज होता था. ठीक है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो मेनी टाइम्स व्हेन आई सी दिस जनरेशन, तो मुझे ऐसे लगता है इनके पास टाइम पास के बहुत सारे सोर्सेस हैं एंड दे गेट अट्रैक्टेड. हमारे टाइम नहीं था इसलिए हमारा कम टाइम पास होता था. एंड देन वी यूज्ड टू फोकस मोर. इवन इट वुड हैव बीन चैलेंजिंग फॉर मी एज ए स्टूडेंट अगर टाइम पास के सोर्सेस होते तो. Try to understand. Are you getting my point? So time pass can also it can be dependent on factors. मेरे टाइम वो फैक्टर्स नहीं थे इसलिए कम टाइम पास होता था. आपके टाइम वो सोर्सेज ज्यादा है एंड इजीली अवेलेबल भी है तो आपका टाइम पास ज्यादा होता है. सो अगर वो कंपेयर करता हो तो टाइम पास इज डिपेंडेंट ऑन दोस फैक्टर्स. अब हम कंपेयर कर रहे हैं टाइम पास एंड स्टडी. सो इन दिस केस टाइम पास बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड स्टडी मार्क्स डिपेंड्स. यू आर इंडिपेंडेंट. या यहाँ पे मार्क्स बोलो या स्टडी बोलो, आपको जो बोलना है बोलो. बराबर. सो यू कैन फाइंड they are moving in opposite direction. Time pass increase, marks and study decrease. Time pass decreases, marks and study increases. They are moving in opposite direction. Movement on opposite direction. In opposite direction. And therefore I call it as a right. अगर ऐसे होता है तो हम इसको इनडायरेक्ट और निगेटिव रिलेशन बोलते हैं. राइट. इनडायरेक्ट, इनवर्स, इनवर्स और निगेटिव रिलेशन बोलते हैं. ये रिलेशन क्या है? निगेटिव है. ठीक है. ये पॉजिटिव रिलेशन है, ये निगेटिव रिलेशन है. ठीक है. आगे इफ आई प्लॉट देम ऑन ए ग्राफ, तो ग्राफ कैसे दिखेगा? इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम पास ऑन एक वाई एक्सिस. जनरली बोल रहा हूं, जनरली इंडिपेंडेंट को वाई एक्सिस पे लिखा जाएगा. अगर आपको प्रॉब्लम है कौन सा एक्सिस कहां पे होना चाहिए तो इंडिपेंडेंट ढूंढो, दैट शुड बी ऑन वाई एक्सिस. टाइम पास एंड मार्क्स और स्टडी.
जितना कम टाइम पास उतने ज्यादा मार्क्स, जितना ज्यादा टाइम पास उतने कम मार्क्स, मीडियम टाइम पास मीडियम मार्क्स, and if you plot the graph you will find a downward sloping curve from left to right. This is downward sloping curve, right? Left is this, right is that. आप लिखते टाइम जो आपका आप लिख रहे हो तो जो लेफ्ट है आपका वो लेफ्ट साइड रहेगा, जो राइट है वो राइट साइड रहेगा, ठीक है? सो कैन आई से इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. मैं डाउनवर्ड अपवर्ड स्लोप कहां से देखता हूं पता है? लेफ्ट टू राइट देखता हूं. लेफ्ट से राइट कैसे जा रही है? अगर वो ऊपर जा रही है, लेफ्ट से ऊपर जा रही है राइट पे, तो मैं उसको बोलता हूं अपवर्ड स्लोपिंग. अगर लेफ्ट से नीचे जा रही है, लेफ्ट से देखो, लेफ्ट से ऊपर जा रही है अपवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट से अगर डिक्रीज हो रही है तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है? ये भी पता होना चाहिए. सो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इसीलिए लिखा जाता है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप राइट टू लेफ्ट देखते हो, राइट टू लेफ्ट, इस साइड से इस साइड देखते हो, तो इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. इट इज अपवर्ड स्लोपिंग. बट दैट इज रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग. जनरली यू ऑलवेज राइट फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट टू राइट लिखते हो, ठीक है? आगे. सो कैन आई से अगर रिलेशन निगेटिव है तो आपको कर्व क्या मिलेगी? डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड स्लोप क्या रहेगा? निगेटिव स्लोप. इस कर्व का स्लोप रहेगा निगेटिव. लिख लेना. सो जो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स होते हैं, मैं ढलाने कैसे बोलता हूं? स्लोप है. चढ़ाने कहां से बोलता हूं? उधर से बोलता हूं. चढ़ाने क्या, जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से. मैं जहां से खड़ा हूं वहां से देखता हूं, अरे ऊपर जा रहा है, मतलब मैं लेफ्ट में खड़ा हूं, मुझे राइट जाना है, तो ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा यार ये पॉजिटिव स्लोप है. आप उस साइड से देखोगे ना तो आपको निगेटिव स्लोप दिखेगा. बट मैं मुझे ऊपर जाना है ना, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ लेफ्ट में, मुझे राइट पे जाना है और ऊपर जा रहा है, तो मैं बोलूंगा अपवर्ड स्लोपिंग है. अगर मैं ऊपर ऊपर खड़ा हूं, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं मैं हाईएस्ट पॉइंट पे खड़ा हूं और नीचे जा रहा है, तो मैं बोलता हूँ ढलान है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है. मैं जहां पे खड़ा हूं, मैं कहां पे खड़ा हूं? लेफ्ट. आप लेफ्ट में खड़े हो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू आर इन लेफ्ट. ठीक है? सो वहां से देखो, इसलिए बोला जाएगा इट डाउनवर्ड स्लोपिंग करो. क्या बोला जाएगा? डाउनवर्ड. हाँ, अगर आप खुद को यहाँ पे डाल दोगे तो आप बोलोगे यार अब चढ़ान है, बट हम वहां से नहीं देखते, हम लेफ्ट से देखते हैं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए थॉट प्रोसेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. क्लियर है? सो लिख लेना आप. रिलेशन समरी. और ये जो पॉइंट्स लिख के दे रहा हूं ना, दे आर लाइक दे वर्थ ए मिलियन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं मैं आपको. एंड दे विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर्स इन डीप. सो लिख लेना. इफ रिलेशन एक्स एक्सिस वेरिएबल, लिख लेना.
देखते हैं। लेट्स सी if relation can be positive or negative. Relation is a positive or direct, ठीक है, positive relation, direct relation. X axis increases, y axis will also increase. Yeah, if y axis increases, x axis will increase. If y axis decreases, x axis will also decrease. जनरली मैंने ऐसे लिखना चाहिए, y axis इंडिपेंडेंट है x axis. Impact of y axis on x axis. अगर y axis इंक्रीज होगा तो x axis भी इंक्रीज होगा. If y axis डिक्रीज होगा तो x axis भी डिक्रीज होगा. जनरली दिस इज इंडिपेंडेंट एक्सिस. This is dependent. Curve is upward sloping from left to right. Curve is upward sloping from left to right. And slope is positive. And जैसे जैसे हम इकोनॉमिक्स में और अंदर जाएंगे, हमें इतने सारे कर्व्स आएंगे तो उनमें यही क्वेश्चंस रहेंगे. ठीक है. सेकंड, नेगेटिव और इनडायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन. If y axis increases, x axis will decrease. If x axis decrease, y axis increase. Example, जैसे जैसे कोरोना बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही है. इनवर्स रिलेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे जैसे कोरोना कम हो जाएगा, पेंडेमिक की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, डिमांड विल इंक्रीज. इनवर्स रिलेशन है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कर्व is downward sloping from left to right. From left to right. Downward sloping from left to right. ठीक है. Slope is negative. Slope is negative. आगे क्लियर है? स्लोप इज नेगेटिव. आगे. So this is the first concept that I wanted to discuss with you. Very important concept. I think everyone is clear. Now the concept number 2. Slope of the curve.
how to find out slope of the curve? Can anyone tell me how to find out slope of the curve? आपने किया होगा. What is the formula to find the slope of the curve? Anyone? Ping me. I want to check how will you find a slope of the curve? अच्छा, हाँ मैडम आपने लिखा है. ओके, हाँ, गुड गुड. लड़कियां बराबर आंसर देती है. ओके, परफेक्ट. बहुत को लोगों ने मुझे दो तरीके से इक्वेशन के फॉर्म में आंसर दिया है और उन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में आंसर दिया है. सो स्लोप ऑफ ए कर्व परफेक्ट, ध्यान देना. स्लोप ऑफ द कर्व परफेक्ट है, ध्यान देना. सपोज this is a diagram. This is one diagram. This is point A, this is point B. Suppose the coordinates of point A are, पहले x लिखा जाएगा. Suppose 10, 100 and 10. 100 is x, y is 10. This is point B and the coordinates are 200 and 15. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. कुछ भी वैल्यूज लिए मैंने जस्ट समझने के लिए. ठीक है, ध्यान देना. या 20 लेता हूं. ठीक है, दिस इज अनदर पॉइंट. सो slope is, oh, slope is change in the point from A to B. When you move from A to B or B to A, as the case may be, A to B or B to A, what is the slope is my question. So you will say the slope is change in the y-axis, change in the y upon change in the x. Change in the y matlab y2 minus y1. Change in the x is matlab x2 minus x1. So can I say, okay, ध्यान देना, आपका y एक्सिस इंक्रीज हुआ यहां से यहां तक. पहले y कितना था, ये 10 था, ये 20 हो चुका है. x 100 था, 200 हो चुका है. सो व्हेन यू मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B, y हैज इंक्रीज्ड. एक सेकंड, इसको मैं निकालता हूं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ध्यान देना. ठीक है, आप पॉइंट A से B गए हो तो मुझे मूवमेंट चाहिए A से B. y हैज इंक्रीज्ड, बराबर. सो दिस इज नथिंग बट देखते हैं, एक सेकंड. ठीक है, देखते हैं. हाँ, नाउ y has increased. पहले 10 था, अब 20 हुआ है. तो what is the change in the y?
plus 10. This is change in the y plus 10. Change in the x. देखो x 100 था 200 हो चुका है राइट plus 100. So change in the x is 200. Change in the y is positive. Change in the x is also positive. So can I say the slope of the curve is change in the y is 10 upon change in the x 100. ये 100 है ठीक है. So can I say slope is 0.10? Can I say my slope is 0.10? Clear है? So when curve is upward sloping, मैंने यहां पे लिखा था पॉजिटिव स्लोप. याद है? Why positive slope? Because change in the x is positive, change in the y is also positive. Change in the x is negative, change in the y is also negative. दोनों होंगे तो इंक्रीज होंगे, दोनों होंगे तो डिक्रीज होंगे. इसलिए पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव प्लस नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इज आल्सो प्लस. सो यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी कर्व. हमें हर क्वेश्चन में स्लोप पूछा जाएगा. कोई भी कर्व देने दो, they will ask us the slope. Find out the slope. Slope is change. Slope is change. Are you getting my point? So मैंने कैसे स्लोप ढूंढा देखो, मैंने चेंज इन द y ढूंढा अपॉन चेंज इन द x इज स्लोप. ठीक है. सो सपोज दीज आर क्लोथ्स. एक्स एक्सिस पे क्लोथ्स हैं और यहाँ पे फूड है. सो समवन आस्क मी टेल मी द स्लोप. मैं बोलूंगा चेंज इन द क्लोथ्स अपॉन चेंज इन द फूड. चेंज इन द y axis अपॉन चेंज इन द x axis. तो मैं बोलूंगा चेंज इन द क्लोथ्स divided by change in the food is the slope of this curve. आगे next, if there is another diagram, ये why upward sloping curve shows पॉजिटिव रिलेशन और उनका स्लोप पॉजिटिव होता है. बिकॉज अगर आप इंक्रीज देखते हो ना, दोनों इंक्रीज होगा, इंक्रीज अपॉन इंक्रीज पॉजिटिव. अगर एक डिक्रीज होगा तो दूसरा भी डिक्रीज होगा, मतलब हो गए तो दोनों डिक्रीज होंगे साइमल्टेनियसली. सो अगर एक निगेटिव तो दूसरा भी निगेटिव होगा. निगेटिव डिवाइडेड बाय निगेटिव इज अ पॉजिटिव एंड देयरफॉर स्लोप इज ऑलवेज एंड ऑलवेज पॉजिटिव. सो जिनका रिलेशन डायरेक्ट है उनका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड उनका स्लोप का आंसर पॉजिटिव रहेगा. एंड इफ इट इज नेगेटिव, this is a point. This is point A. This is point A. X is suppose 100, y is suppose 20. This is point B. X is 200, y has decreased to 5. ठीक है. सो आप देख सकते हो दिस इज योर y. इस पॉइंट पे y कितना है 20 है और इस पॉइंट पे y कितना है, इस पॉइंट पे y 5 है. मैं जानबूझ के समझा रहा हूं. ग्राफ्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. या इसको हम 15 करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है. 15 15. So if you move from A to B, you will say y is decreased. But अगर आप x देखते हो, if you understand the x, इस पॉइंट पे x कितना है 100 एंड इस पॉइंट पे x कितना है 200. So I will say decrease in the y increases x or increase in the y
विल डिक्रीज द एक्स. रिलेशन निगेटिव है इनमें. एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज. निगेटिव रिलेशन, इसलिए कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अगर स्लोप डाउनवर्ड है तो अगर उस डिक्रीजिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो निगेटिव स्लोप रहेगा, आंसर निगेटिव रहेगा. चेक करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट स्लोप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. सो फाइंड आउट द चेंज in the y. So this is your change in the y. Yeah. This is change in the y. 15 has become 5. This is minus 10. Decrease y na? Change in the y is a negative. 15 is reduced to 5. What is change in the x? अरे हो रे हाँ. एक सेकंड. This is change in the y, minus 10, and this is change in the x, plus 100. This is change in the x. पहले x 100 था, now it has become 200. So you can find one decreases, increases another. So slope is change in the y upon change in the x. That is, ठीक है, that is change in the y is minus 10, change in the x is positive 100. So it is minus 0.8. Minus 0.8. So you can find answer is negative. जब स्लोप पॉजिटिव था आंसर पॉजिटिव था. जब स्लोप निगेटिव है मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो निगेटिव है. व्हाई? बिकॉज अगर एक इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर इंक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज होगा, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा. एक साइन अपोजिट रहेगा, तो आंसर विल बी निगेटिव. सो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए कर्व. वी आर डीलिंग इन द डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, कॉस्ट कर्व, प्रोडक्शन कर्व, उसमें भी शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. फिर हम स्टडी करेंगे रेवेन्यू कर्व्स, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन. हम स्टडी करेंगे इक्विलिब्रियम कर्व्स, वी स्टडी द प्रॉफिट कर्व्स. ऑलमोस्ट हम इतने सारे कर्व स्टडी करेंगे तो उनमें हमें स्लोप लगेगा. तो हाउ टू फाइंड आउट स्लोप एट ए गिवन पॉइंट? इट इज टू बी फाउंड आउट चेंज इन द y अपॉन चेंज इन द x. तो ये है, लिख लेना, जल्दी लिखो खाली. दिस इज कंसेप्ट नंबर 2. हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द कर्व. एटलीस्ट आप डायग्राम देख के इतना तो बोलना चाहिए, स्लोप पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा. अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है लेफ्ट टू राइट, तो उसका स्लोप पॉजिटिव रहेगा. एंड अगर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका स्लोप निगेटिव रहेगा. ठीक है. एंड फॉर ए कर्व स्लोप चेंजेस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. लिख लेना, फॉर ए कर्व. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूं ना, मैं मिलियन वर्थ पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. एंड यू विल फाइंड सिग्निफिकेंस एज वी स्टार्ट द सिलेबस. फॉर एवरी पॉइंट on a curve, slope is different. हर पॉइंट का अपना अलग अलग स्लोप रहता है. आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्व. कर्व मीन्स नॉट ए लीनियर लाइन. ऐसे एक लाइन नहीं होती. दिस इज नॉट द कर्व. दिस इज नॉट द कर्व. कर्व इज लाइक दिस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नॉन लीनियर लाइन. लिखो, for every point on a curve slope is different.
तो स्लोप अगर ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे? वाई एक्सिस का चेंज अपॉन एक्स एक्सिस का चेंज इज ए वे टू फाइंड आउट द स्लोप. दिस इज कंसेप्ट 2. और इसको अब एक्सटेंड करते हैं. लिख लो ये. ठीक से लिखो. और ये आप, आई एम एक्सपेक्टिंग यू हैव प्रिपेयर्ड ए सेपरेट नोटबुक फॉर इकोनॉमिक्स, 200 पेजेस की मिनिमम नोटबुक. एंड जो भी मैं लिख के दूंगा ना, उतना भी करोगे ना तो 800 में से मैं बोलता हूँ 70 मार्क्स किधर भी नहीं जाएंगे आपके, किधर भी नहीं जाएंगे. एंड इकोनॉमिक्स विल बी स्कोरिंग, विल बी इंटरेस्टिंग. जिनको फाउंडेशन पास होनी ना, उनके लिए देर इज नो अदर ऑप्शन देन द इकोनॉमिक्स. ठीक है, आगे. नाउ आई विल टेक ए स्ट्रेट लाइन. हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. फॉर ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज, एनीवन कैन टेल मी, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है? इज इट सेम? इज इट चेंजिंग? क्या होता है? इज इट जीरो? इज इट इन्फानाइट? इज इट वन? और इट कैन बी एनीथिंग. क्या लगता है आपको? फॉर एनी स्ट्रेट लाइन, फॉर एनी स्ट्रेट लाइन स्लोप इज ऑलवेज जीरो. इट कैन बी जीरो. कब होता है? अच्छा मुझे बोलो, एक सेकंड. दिस इज ए कर्व. मुझे इसका स्लोप चाहिए. डायग्राम 1 का स्लोप चाहिए ए. दिस इज अनदर डायग्राम. मुझे इसका स्लोप चाहिए, डायग्राम बी. एंड देयर इज डायग्राम सी. सोचो. एंड देयर डायग्राम सी. दिस इज स्ट्रेट लाइन, नॉट ए कर्व. और दिस इज, ऐसे दो कर्व्स है. आप मुझे बोलो ए का क्या स्लोप रहेगा? इसका डायग्राम ए का क्या स्लोप रहेगा? बोलो डायग्राम ए का क्या स्लोप रहेगा? व्हाट डू थिंक? इसका स्लोप क्या रहेगा ए का? अरे ऐसे भी होता है कुछ 1090 वगैरह, मुझे नहीं पता था. अच्छा 1090 को, एक मिनट, लेट मी. विनया चौधरी, ओके. ये क्या होता है आप मुझे बोलो. एक सेकंड, आई विल अनम्यूट यू. वो 10 का मुझे बोला. आई नेवर नो दैट. हाँ विनय, आई विल अनम्यूट यू. वो 10 का क्या है बोल. हाउ यू फाइंड स्लोप यूजिंग 10? सर वो 1090 का वैल्यू 0 रहता है. अच्छा मतलब मेरे को दिया रहता है वैल्यू पहले से. तो 1090 का वैल्यू 0 है. तो हम जब भी स्लोप निकालते हैं तो 1090 इज इक्वल टू 0. तो एनी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 0 रहेगा. एनी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 0 रहेगा. अच्छा ओके, स्लोप 0 रहेगा. और अगर दो पैरेलल लाइंस रहेगी तो उनका स्लोप सेम रहेगा. सेम रहेगा. अच्छा पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम रहेगा. हाँ, मतलब ये वाली का स्लोप सेम रहेगा, जो भी रहेगा वो. इसका बी का सेम रहेगा क्या? अच्छा ओके. हाँ, अगर तुम बी में अगर दो लाइंस थे तो दोनों लाइंस का स्लोप इक्वल रहेगा. तो इधर एक ही है. 1090 इज अनडिफाइंड, दैट इज इंफिनिटी. 1090 कितना होता है? एनीवन, 1090 कितना होता है? ओके
tan 90 is not a zero, madam. I think tan 90. Let me check. एक second. Tan 90. Tan 90 is undefined. So it is not zero. It's undefined. बराबर है. Tan 90 undefined. Because अगर तुम tan से आंसर निकालते हो, तेरा प्रोसीजर गलत होगा, पर वैल्यू शायद से तूने गलत बोली है. ध्यान देना. Okay, I will unmute you. So now what I want to tell you, try to understand. हो भी सकता है tan के, मुझे नहीं पता था tan से भी आप स्लोप निकालते हो. That is a new thing that I knew. मुझे पता चली आज. So ध्यान देना. यहाँ पे you can find change in the y. There is a change in the y. Yes, there is a change in the y. Y change हो रहा है, but x change in the x is zero. So anything divided by zero is, I think, infinite. Anything divided by zero is infinity. यहाँ पे change in the y is zero. Y change होगा ही नहीं. And यहाँ पे change in the x is anything. Anything. And therefore, zero upon anything has to be zero. एंड यहाँ पे जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा. ये निगेटिव रहेगा आंसर. इसका आंसर निगेटिव रहेगा. इट कैन बी -1, इट कैन बी -2, इट कैन बी -3, 3.5, बट वो निगेटिव रहेगा. और यहाँ पे जो भी रहेगा, इट कैन बी एनीथिंग, ये वाला, बट इसका पॉजिटिव रहेगा आंसर. सो ध्यान देना, मैं अब क्या लिख रहा हूं. लिखो. हाँ, फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इज constant. Okay, slope can be anything, but constant. Slope can be anything but constant. I should not say slope can be anything actually. अच्छा, उससे बेटर ये रहेगा. ये निकालने के डायग्राम निकालो एक सेकंड. ये मत लिखना. आई एम नॉट डैम श्योर कि ये परफेक्ट ही है. स्लोप कैन बी एनीथिंग एंड कांस्टेंट. आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट ये चीज लिख लेना. ये वाली डायग्राम. Change in the y is anything change in the x is zero, and therefore slope is infinite. Slope infinite है. दूसरी डायग्राम निकाल लेना. Like this. यहाँ पे change in the y is zero, change in the x is anything, and zero upon anything is zero. Third, next, third diagram.
ठीक है. इफ चेंज इन द y इज निगेटिव, अब नीचे आ रहे हो ना, चेंज इन द x इज पॉजिटिव. आप इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट से राइट देखते हो, जनरली हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसलिए स्लोप इज नेगेटिव. इट्स नॉट जीरो, इट्स नॉट इन्फाइनाइट, इट्स इन नेगेटिव. एंड दिस इज द लास्ट डायग्राम. लेफ्ट से राइट जाओगे आप, अपवर्ड. Therefore, change in the y is positive. Change in the x is negative. नहीं नहीं, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव. Therefore, slope is positive. And ये जो भी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ना, ये डिमांड कर सप्लाई कर में आएगा. ठीक है. सो फॉर ए स्ट्रेट लाइन, सो अगर वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, द स्लोप ऑफ ए लाइन, vertical line parallel to y-axis is infinite. Slope is infinite. Slope of a horizontal line parallel to x-axis is zero. A downward sloping curve has a negative slope. A upward sloping curve has a positive slope. आप बोलेंगे सर इकोनॉमिक्स में ये कहां से आ गया? ऑब्वियसली ये आया है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए टू फाइंड आउट द आंसर्स. निकाल लिया? किसको डाउट है यहां पे अभी तक? इफ एनीवन हैज डाउट प्लीज आस्क मी. ये मैं हमेशा पहले सिखाता हूं, बिकॉज हर इसमें मैं पूछूंगा, अरे इस कर्व का स्लोप क्या मिला रे आपको, राइट? ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, फिर डिपेंडेंट कौन सा रहेगा, इंडिपेंडेंट कौन सा रहेगा, हर एक में मेरा क्वेश्चन रहेगा आपको. तो मैं पहले ही समझा रहा हूं कि आपको ढूंढना कैसे, तभी भी मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, बट अगर ये चीजें पता है ना, फटक से आंसर आ जाएंगे. नेक्स्ट, दिस इज कंसेप्ट नंबर 2. देन ले लेना. Do you have only first quadrant graphs? Generally, because economics में negative क्या रहेगा? Like if you take labor, labor cannot be negative. If you take money, money cannot be negative. If you take output, output zero होगा या positive होगा. Sometimes yes, there can be negative, but मैक्सिमम ग्राफ्स अब फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मैक्सिमम रहेंगे. ठीक है, आगे. हाँ, बिकॉज निगेटिव क्वाड्रेंट ऐसे नहीं है कोई पर्टिकुलरली, एक दो ग्राफ्स है. ठीक है, आगे. कंसेप्ट नंबर 3. Every curve shows area. Every curve shows some area, which is equal to x-axis multiplied by y-axis. X-axis multiplied by y-axis. Example.
this is price of T, this is quantity of T. When price is 10, you bought 5 cup of tea. 5 cup of tea. ठीक है? So कोई मुझे बोलेगा what is your expenditure? Anyone, please tell me what is your expenditure? When price is 10 per tea, price of a cup of tea is 10. You bought 5 cup of teas. What is your expenditure? चलो पिंक करो मुझे. What is your expenditure? कितना पैसा डाला आपने? 50 कैसे ढूंढा आपने? आपने ढूंढा इस पॉइंट का एरिया. ये क्या एरिया दिखाता है? और एवरी पॉइंट अगर ऐसे भी लिखते हो, एवरी पॉइंट ऑन ए कर्व shows the area. Every point on a curve shows an area. So आप बोलोगे x axis is 5 and y axis is 10 and this area is 50. Area of rectangle is L multiplied by H. बराबर ना? ऐसे कुछ तो होता है ना? L multiplied by H. बराबर ना? So 10 multiplied by 5. ये 0 रहेगा. So when price is 10 multiplied by quantity 5, price multiplied by quantity, you will get expenditure. This is giving you expenditure. If you are a buyer, it is an expenditure. But if you are a seller, it is your revenue. If you are a buyer, it is an expenditure. But अगर वही आप seller हो, तो आपका revenue होगा. Are you getting my point? Situation change, person change, चश्मा change देखने का, answer change. आगे. If the price is 5, you are buying 10, you are buying, I will say, if price is 6, you are buying 10 units. This is another point. कोई मुझे expenditure बोलेगा at this was A point, this was B point. Yes, चलो expenditure बोलो. When at point B, what is an expenditure? At point B, what is an expenditure? It is B point पे X ढूंढो, B point पे Y ढूंढो. B point पे X कितना है? 6. B point पे X is 10, मतलब 10 units multiply by B point पे Y कितना है? 6. 10 multiply by 6. Answer is 60. Now ये एरिया 60 होगा. बराबर? एरिया is 60. Suppose price is 2. And when price is 2, you buy 30, या 30 की जगह में कुछ अलग लेता हूं, 35. कुछ भी लेता हूं मैं 35. So now your expenditure will be 35 multiplied by 2, 70. So this will be your expenditure now. So every point on a graph shows some area. Every point on a graph shows some area. बराबर? And if I plot it, ये कर्व है और मैं बोलता हूं ए पे कितना एक्सपेंडिचर है, तो आपने क्या ढूंढना है? एक पे वाई एक्सिस,
ए पे एक्स कितना है। अगर आप, मैंने बोला है एक ए पे कितना एरिया है, तो आपने इसका एक्स ढूंढो, उसका वाई ढूंढो, मल्टीप्लीकेशन करो, यू विल गेट द एरिया। मैं बोलता हूं बी पे कितना एरिया है बी का, तो आप उसका एक्स ढूंढो, उसका वाई ढूंढो, मल्टीप्लाई बाय करो, विल गेट द आंसर। मैं बोलता हूँ सी पे कितना एरिया है, एक्स ढूंढो, वाई ढूंढो, मल्टीप्लाई बाय करो, you will get the answer. Are you getting my point or no? So every point on a graph shows some area. Are you getting my point? Every point on a graph shows some area. वो area क्या होता है? Depends. Area क्या होता है? Depends. Example. Labor और wages. And this is hours. ठीक है? 100 rupees wages per hour. 150, 200, 250. Number of hours 10, 5 10 से लेता हूं, 2 hours, 4 hours, 6 hours, 8 hours, 10 hours. Suppose 12 hours. When I say point A, when I say point B, C. So can anyone say me A pay? If you are a worker and you are at a point A, if you are a worker and you are at a point A and I am your employer, you are my employee, you are working me and your wages per hour is given, and if you are point at, आप एक पॉइंट पे हो, तो आपका इनकम कितना होगा और मेरा एक्सपेंडिचर कितना होगा? हाउ मेनी वेजेस, हाउ मच वेजेस यू विल अर्न? कोई मुझे बोलेगा इफ यू आर ए पॉइंट ए 600, अगर आपको एक का ए पे ढूंढना है ना, आपके वेजेस कितने? 150 पर आवर, एक घंटे के 150, और ऐसे कितने घंटे काम कर रहे हो आप? 4 घंटे. सो कैन आई से दिस इज योर वेजेस पर आवर? 150 multiplied by number of hours you worked is 4. So you have to multiply by a point पे x ढूंढो which is 4, y ढूंढो 150. Take the multiplication. You are earning 600 wages. आपका income 600 है, मेरा expense 600 है. If you are at a point B, तो what is your wages? B point पे बोलो, चलो जल्दी. ये समझ में आने लगा ना, तो मैं बोलूंगा कि बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए. 200 wages per hour and कितने घंटे काम करो? 8. So 1600. C पे हो तो you are ready to work for 10 hours at a rate of 250, 2500 wages. कोई इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्या रहेगा? सपोज दिस इज पॉइंट डी, सपोज दिस इज पॉइंट डी, तो ही इज वर्किंग 6 hours at a wages of 200, उसका इनकम 1200 रहेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं वही आपको समझाना चाहता हूं कि एवरी पर कोई भी पॉइंट, ग्राफ पे कोई भी पॉइंट उठाओ, एंड इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द टोटल, तो आप क्या करोगे? वेजेस मल्टीप्लाई बाय आवर्स, वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई बाय आर करोगे, वेजेस पर आवर मल्टीप्लाई बाय आवर्स, यू विल गेट टोटल वेजेस. आपको क्या मिलेगा? टोटल वेजेस. समझ में आ रहा है? तो व्हाट इज द टोटल? एक्स एक्सिस मल्टीप्लाई बाय वाई एक्सिस इज द टोटल. Are you getting my point? So this is very important. Every point on a graph tells you something जो आपको ढूंढना है, जो दिखता नहीं फेस पे, जो हमें समझना है. ठीक है? Every point, क्या लिखा हमने? Every point on a curve shows some area. वो आपको ढूंढना है. Depends एक्सिस पे क्या है, एक्सिस पे क्या है, उस पे
लाइक वेजेस एंड लेबर आवर्स थे, तो आप बोलोगे टोटल वेजेस। जब प्राइस एंड द क्वांटिटी थी, आप बोलते हो टोटल एक्सपेंडिचर, बायर के लिए टोटल एक्सपेंडिचर, सेलर के लिए टोटल रेवेन्यू। तो आपको समझना है आप किसके पॉइंट ऑफ से देखते हो, ठीक है। ये 3-4 कंसेप्ट है जो मुझे कवर करने थे बिफोर आई एक्चुअली एंटर इनटू सब्जेक्ट। Concept one, the relation positive and negative. Accordingly, what will it be upward sloping or downward sloping? और मैंने यहाँ पे एक समरी दे दी आपको। If it is a direct relation मतलब इंक्रीज होंगे तो दोनों इंक्रीज होंगे, डिक्रीज होंगे तो दोनों डिक्रीज होंगे, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन मतलब एक इंक्रीज तो दूसरा डिक्रीज, एक डिक्रीज तो दूसरा इंक्रीज, नेगेटिव स्लोप रहेगा, राइट। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप? चेंज इन द y अपॉन चेंज इन द x, राइट। एंड ये भी हमने देखा, अगर कोई वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, उसका स्लोप इनफाइनाइट होता है। कोई अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस, उसका स्लोप 0 होगा। कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग कर रहती है, लाइन रहती है, उसका स्लोप नेगेटिव, एंड कोई अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव। And third important concept that we understood, every point on a curve shows some area. Every point on a curve shows some area. ठीक है? I will give an homework. Homework. Let me think. Average cost curve, average revenue curve. This is a diagram. Find out total cost, total revenue, therefore total profit or loss. It is homework. ठीक है? Another homework. एक सेकंड में स्क्रीन देता हूं, मुझे लिखने दो पहले।
कोई मुझे बोलेगा? हम्म, 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 आपको दो चीजें ढूंढनी है क्या? एरिया, एरिया कैन बी लाइक एग्जाम्पल OACD, लाइक ऐसे OBCQ, OADQ, ऐसे एरियाज आपको बोलने मुझे, ठीक है? तो आपको एरिया लिखना है। एरिया कैन बी लाइक, चार पॉइंट्स रहेंगे ना, जब एरिया की बात करें तो चार पॉइंट्स रहेंगे। एरिया ट्रायंगल का तीन रहेगा, अगर ट्रायंगल है तो तीन, रेक्टेंगल है तो चार। आपको मुझे ऐसे पॉइंट्स बोलने लाइक ABCD। सब एग्जाम्पल में आपको बोलता हूं, ये मेरा रेक्टेंगल है कोई ऐसे, ऐसे रेक्टेंगल है ABCD, तो आप मुझे बोलना है सर ABCD इज एरिया। सपोज ये PQRS है, तो आप मुझे बोलोगे सर PQRS, ठीक है? एंड फिर मुझे रुपीज में बोलना है, एक एरिया बोलना है और उसकी वैल्यू बोलनी है, ठीक है? बिकॉज मैंने आपको वैल्यूज भी दी है, सो आपको रुपीज के टर्म्स में बोलना है और एरिया के टर्म में। एरिया मतलब ऐसे मुझे पॉइंट्स बोलने हैं, सर ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का ये आंसर है, चलो निकालो। दिस इज होमवर्क। हाँ यार, प्लीज डोंट आस्क मी मच ऑफ मैथ्स, पैराबोला वगैरह आई डोंट नो, ठीक है? मुझे जितना रिलेवेंट है मैथ्स, अब मेरा 12th के बाद आई हैड 99 मार्क्स इन 12th मैथ्स। अकाउंट्स में 99 थे मुझे। आई वाज डैम गुड इन मैथ्स। उसके बाद में मैथ्स थोड़ा जितना अभी जरूरत है उतना, तभी भी आई रिमेम्बर ऑलमोस्ट मेनी थिंग्स, बट मैथ्स का मेरा फिर वास्ता छूट गया अब 12th के बाद। सो इफ यू गिव मी द क्वेश्चन एंड आप मुझे बोलते हो सर ये ऐसे ऐसे है, तो मैं उसको सॉल्व भी करवा के दूंगा, कोई भी हो फिर। बट अगर आप मुझे ऐसे ट्रिगो के पूछोगे या ऐसे पूछोगे तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। CBSE में RD शर्मा होता था मैथ्स में 10th को, मुझे सब क्वेश्चंस आते थे उसमें से, इतनी मेरी प्रैक्टिस थी। मतलब आई वाज ऑलवेज गुड इन मैथ्स, मेरा मैथ्स फेवरेट ही था 12th तक। मतलब 12th तक ही मैथ्स था, फाउंडेशन तक। मैडम को पूछो ना, मैडम इज ऑलवेज देयर यार, यू कैन आस्क एनी डाउट टू एनी फैकल्टी। हाँ, ले लो, चलो जल्दी लिखो। दिस इज डायग्राम 1 एंड मैंने तीन चीजें ढूंढने को बोले आपको। व्हाट इज योर कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, व्हाट इज योर टोटल रेवेन्यू, एंड फिर आपको टोटल प्रॉफिट भी ढूंढना है, ठीक है? इन द डायग्राम 1 ट्राई करो यार, आपको ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री है, ठीक है? दिस इज जीरो, दिस इज O मीन जीरो, दोनों काम करेगा ये। एंड ये वाली डायग्राम, क्वेश्चन वही है, डायग्राम ले लो। गिव इट अ ट्राई, परसों मुझे इसके आई एक्सपेक्ट आंसर्स फ्रॉम यू। सोचो उसमें, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? मुझे इस डायग्राम में प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोलना है, इस डायग्राम में लॉस है तो लॉस बोलना है। मुझे ये बोलना है आपकी टोटल कॉस्ट क्या है रुपीज टर्म में, और एरिया ABCD ऐसे कुछ है तो, ठीक है? आपको मुझे टोटल रेवेन्यू बोलना है, टोटल सेल्स बोलना है। टोटल रेवेन्यू मतलब सेल्स, सेल्स, रेवेन्यू मतलब सेल्स, सिंपल वर्ड्स में यू हैव टू टेल मी दैट थिंग, ठीक है? सो यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है रुपीज एक्सिस है, और यहाँ पे क्वांटिटी एक्सिस है, दीज आर 10,000 क्वांटिटीज, ठीक है? हम्म, ठीक है, गिव इट ए शॉट, यू विल गेट द आंसर, ठीक है? ओके, आई, चलो आज रुकते हैं यहाँ पे, परसों मुझे इसके आंसर चाहिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ ए गिवन डायग्राम, ठीक है?
जिसने लिखा है ग्रुप पे फोटो डाल दो आपके नोटबुक का, ठीक है? चलो, थैंक यू।